हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी छोरी को। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम साक्षी है। वह एनजीओ में बच्चों से बात कर रही थी। वह प्रेग्नेंट है और उसका 8वां महीना चल रहा है। अब हम उसके पति हेमंत को देखते हैं। कुछ लोग हेमंत को गाड़ी से घूर कर देख रहे थे, जिन्हें देखकर हेमंत घबरा जाता है और साक्षी को लेकर घर निकल जाता है। एक रात साक्षी सो रही थी, उसे किसी की आवाज आती है। वह नीचे जाती है तो देखती है कि कुछ गुंडे घर में घुसकर हेमंत को मार रहे थे। ये वही गुंडे थे जो रोड पर हेमंत को घूर रहे थे। वह हेमंत से कहते हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है, सारा पैसे लौटा दो वरना तुम दोनों को मार देंगे। साक्षी कहती है कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाकर छुप जाना चाहिए। हेमंत का ड्राइवर कजला कहता है कि आप लोग मेरे गांव जाकर रह सकते हैं, वहां पर ज्यादा घर भी नहीं है और आप लोग वहां सेफ रहेंगे। मेरी बीवी गांव में ही रहती है तो वो साक्षी का ख्याल रखेगी। वो तीनों कार से गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और एक गन्ने के खेत में पहुंच जाते हैं। कजला कहता है कि इन खेतों से ही रास्ता जाता है, आप दोनों यहाँ से जाइए, आपको घर मिल जाएगा। और इतना कहकर वह गाड़ी पार्क करने चला जाता है। हेमंत और साक्षी खेतों के बीच बने रास्ते से जा रहे होते हैं। वह एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से कई रास्ते निकल रहे थे। हेमंत साक्षी को वहीं पर बैठाकर खुद ही सही रास्ता ढूंढ निकालने के लिए चला जाता है। रात हो जाती है लेकिन हेमंत अब तक वापस नहीं आया था, तो साक्षी खुद ही रास्ता खोजते हुए उस अंधेरी रात में हेमंत को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद साक्षी को एक बंद घर दिखाई पड़ता है तो वह उसकी ओर जाती है। वहीं पर उसे हेमंत मिल जाता है। उसके साथ कजला की पत्नी भानु भी थी। हेमंत को देखते ही साक्षी उसे गले से लगा लेती है क्योंकि वह घबरा गई थी। वह घर में जाते हैं। भानु खाना बना रही थी। साक्षी उससे पूछती है कि यह घर किसका है और जो पीछे कमरा है वहाँ कौन रहता है। भानु कहती है कि यह हमारा ही घर है और उस कमरे में मेरा देवर योगेश रहता था, लेकिन योगेश के मरने के बाद अब हम यह घर छोड़कर चले गए। आपके आने पर यह घर खोला है। अब खाने के बाद कजला और उसकी पत्नी अपने घर चले जाते हैं और हेमंत और साक्षी उसी घर में सो जाते हैं। सुबह होने पर कजला हेमंत को अपने खेत दिखाने के लिए कहता है तो हेमंत उसके साथ चला जाता है। साक्षी खेत देखने जाना चाहती थी लेकिन उससे किसी ने भी नहीं पूछा था, तो वह भानु को साथ में चलने को कहती है, लेकिन भानु मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। साक्षी की नजर उसी कमरे पर जाती है जो कमरा उसने रात में देखा था। जब वो उस कमरे को खोलती है तो ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने कभी कमरे में आग लगाई हो। इसके बाद वह खेतों की तरफ निकल जाती है। उसे एक काफी बड़ा कुआं दिखाई पड़ता है। वह उस कुएं में झांकने लग जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आ जाता है जिसे महसूस करते ही वो डर जाती है। लेकिन यह हाथ हेमंत का था और वह मजाक में ऐसा कर रहा था। रात होने पर हेमंत कहता है कि पैसों का इंतजाम हो जिसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कल सुबह कजला के साथ शहर के लिए निकल जाऊंगा। साक्षी भी साथ में ही चलने को कहती है। हेमंत कहता है कि तुम अभी यहीं पर रहो, भानु तुम्हारा ख्याल रखेगी। पैसों का इंतजाम होते ही जल्द ही आ जाऊंगा। धीरे धीरे भानु के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। एक दिन साक्षी जब सुबह उठकर बाहर जाती है, वहाँ एक औरत लकड़ियाँ काट रही थी और साक्षी को घूर रही थी। साक्षी देखती है कि उसके पेट पर काफी बड़ा निशान बना हुआ है, जैसे उसका पेट किसी चीज से काटा गया हो। साक्षी के पूछने पर भानु बताती है कि यह औरत मेरे बेटे राजवीर की पत्नी है रानी। जब रानी माँ बनने वाली थी तो 8वें महीने में रानी अचानक से गायब हो गई। हमने उसे हर जगह ढूंढा और वह हमें खेतों में पेट के बल पड़ी मिली। बच्चा पेट में ही मर गया था, जिसकी वजह से पेट काटकर मरे हुए बच्चे को बाहर निकालना पड़ गया और इसीलिए उसके पेट में निशान है। बच्चे के मरने के बाद रानी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने बात करना ही बंद कर दिया। उसके बाद मेरा बेटा राजवीर शहर चला गया और अब वह वहीं पर रहता है। भानु रानी को लेकर चिंता दिखा रही थी, लेकिन हर वक्त रानी को ताने देती थी। एक रात तक सारे काम करने के बाद भानु रानी के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है। साक्षी को दरवाजे पर एक छोटा लड़का दिखाई पड़ता है। उसे देखने के लिए वो बाहर निकलती है, लेकिन बच्चा उसे दिखाई नहीं देता। साक्षी बच्चे को ढूंढने लग जाती है तो उसे एक और बच्चा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही करते करते उसे 3 बच्चे दिखते हैं जो कि इधर से उधर भाग रहे थे और पल पल में गायब होते जा रहे थे। साक्षी को बच्चे उसी कमरे में जाते दिखते हैं जो कमरा जला हुआ दिखाई पड़ता था, तो वह उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से भानु आ जाती है और उसे कमरे में लेकर चली जाती है। साक्षी कहती है कि उसे 3 बच्चे दिखाई दिए तो भानु घबरा जाती है।
वह सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और कहती है कि अब तुम्हें अगर वह बच्चे दिखे तो उनके पास मत जाना और ना बात करने की कोशिश करना। साक्षी सोचती है कि भानु बच्चों से बात करने को मना क्यों कर रही है, तो वो कहती है कि मैं बच्चों के साथ खेलूंगी। भानु उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि रानी ने भी तुम्हारी तरह अपनी मनमानी करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसका यह हाल हो गया और तुम भी वैसा ही कर रही हो, जो कि बहुत गलत लगता है। अगले दिन साक्षी को अब फिर से वही बच्चे दिखाई पड़ते हैं, तो वह छुप छुप कर उनका पीछा करने लग जाती है। वो तीनों बच्चे उसी कमरे के अंदर भागते हैं जहां वह पिछली रात गए हुए थे। साक्षी जब वहां जाती है तो उसे उस कमरे के बाहर ही एक पुराना रेडियो रखा मिलता है, जिसमें कि किसी औरत की लोरी सुनाने की आवाज आ रही होती है। साक्षी उस रेडियो को उठा लेती है और उस कमरे के अंदर चली जाती है। जब वह बाहर आती है तो भानु उसे देख लेती है और भानु की नजर रेडियो पर पड़ती है जो साक्षी के हाथ में था। अब रेडियो को देखते ही भानु गुस्से में साक्षी के हाथ से रेडियो छीनकर फेंक देती है और कहती है कि तुम अगर अपना भला चाहती हो तो उन बच्चों से दूर रहो। साक्षी कहती है कि मैं अपना भला खुद देख सकती हूँ, आप जो दिखती हो वो हो नहीं, आप जो रानी के साथ बर्ताव करती हो वही आपका असलियत है। तो भानु कहती है कि वो औरत एक लड़का पैदा नहीं कर पाई तो वो क्या ही औरत है। हेमंत घर वापस आ जाता है, उसे देखते ही साक्षी उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। वह उसे बताती है कि भानु अच्छी औरत नहीं है और वह हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मुझे अब यहाँ नहीं रहना। हेमंत वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों घर से निकल रहे थे कि तभी अचानक से कजला हेमंत के सर पर डंडे से वार कर देता है। वो बेहोश हो जाता है और भानु साक्षी को कुछ सुंघाकर बेहोश कर देती है। साक्षी को जब होश आता है तो वह देखती है कि तांत्रिक उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा था और हेमंत जख्मी हालत में बंधा हुआ था। भानु साक्षी को घर ले जाकर बेड से बांध देती है और कहती है कि बहुत साल पहले की बात है, जब मेरे देवर की शादी सुनैनी नाम की लड़की से की गई थी। मेरे 4 बेटे थे, जिसमें से राजवीर सबसे बड़ा था। सुनैनी ने पता नहीं क्या जादू किया था कि मेरे 3 छोटे बेटे उसी के साथ खेलते रहते थे। मैंने हर तरीके आजमा लिए, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते थे। मुझे बहुत ही चिंता होने लगी। फिर कुछ दिन बाद हमें पता चला कि सुनैनी माँ बनने वाली है। मुझे लगा कि वह अपने बच्चे पर ध्यान देगी और मेरे बच्चों के साथ नहीं खेलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके पति ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी वह मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती थी। और एक दिन पति पत्नी के बीच बहुत झगड़ा हुआ तो सुनैनी ने अपने पति को चाकू से मार डाला। फिर उसके बाद उसने अपना पेट उसी चाकू से काट लिया और कुएं में कूद गई और मेरे तीनों बेटों को भी साथ ले गई, जिससे कि उनकी मौत हो गई। कुछ सालों बाद मेरे बेटे राजवीर की शादी रानी से हुई। फिर कुछ समय बाद रानी प्रेग्नेंट भी हो गई। रानी का जब 8वां महीना चल रहा था तो उसे भी वो 3 बच्चे और सुनैनी दिखाई देने लगी। सुनैनी के जाल में फंसकर रानी ने भी अपना पेट चाकू से चीर लिया। हमने राजवीर की 2-3 बार और शादी कराई, लेकिन जब भी बच्चा होने वाला होता तो वो सुनैनी बच्चों को मार डालती। हमने राजवीर की फिर से शादी कराई, उसकी बीवी माँ बनने वाली है। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि अगर कोई औरत जो 8 महीने से प्रेग्नेंट है, वो अगर इस घर में 3 दिन डायन के साय से बचकर रह जाए तो हमारे इस घर पर लगा श्राप खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने तुम्हें पकड़ा है ताकि तुम यहाँ रहो, इस घर का श्राप मिट जाए और हमें हमारे घर का वारिस मिल जाएगा। भानु उसे बांधकर वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर साक्षी को जब होश आता है तो वो रस्सी से खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। वो बाहर निकलकर हर जगह जाकर हेमंत को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे हेमंत कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। वो उसे ढूंढने के लिए उसी कमरे में जाती है जहाँ पर भूतिया चीजें हो रही थी, लेकिन वहाँ भी उसे हेमंत नहीं मिलता। तभी वहीं पर अचानक से कहीं से वही रेडियो आ जाता है जो भानु ने फेंका था और उसमें वही लोरी बज रही थी जो सुनैनी ने बच्चों को सुनाया करती थी। साक्षी डरकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वही 3 बच्चे खड़े होते हैं जो कि दिखने में काफी डरावने लग रहे थे। वो बच्चे साक्षी से कहते हैं कि तुम्हारे पेट में बच्ची है ना, हमने आज तक छोटी बच्ची नहीं देखी, तो हमें दिखाओ ना। वो लोग आएंगे और इसे भी ले जाएंगे। और ऐसे ही डरावनी आवाजें में बोलते हुए वो तीनों बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। साक्षी वहां से बाहर निकलने के लिए खेतों से जाने लगती है, लेकिन उसे बार बार वही 3 बच्चे दिखाई दे रहे होते हैं। वह उसी कुएं के पास पहुंच जाती है जहां वो पहले एक बार गई। तभी उसको एक तरह का दृश्य दिखाई पड़ता है जिसमें कि सुनैनी और वो 3 बच्चे कुएं में कूदते हुए दिखाई पड़ते हैं। साक्षी घबराते हुए कुएं में झांक कर देखती है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता।
तब उसे एहसास होता है कि उसका भ्रम है और कुछ भी नहीं। अब वो उस जगह से निकलने की पूरी कोशिश में लग जाती है, लेकिन वो जिस भी रास्ते से जाती वो रास्ता बंद ही निकल रहा था। घर गन्ने के खेतों के बिल्कुल बीचों बीच था और उन्हीं खेतों के बीच कई रास्ते बने थे, लेकिन एक भी रास्ता बाहर की ओर जाते नहीं मिल रहा था। साक्षी परेशान हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसे कुछ सपने आते हैं जैसे कि वहाँ पर कजला भानु और उसका बेटा राजवीर उसे ढूंढ रहे हो, तो वो उसी भूतिया कमरे में छुप जाती है। फिर तभी उसके कपड़े बदल जाते हैं और ठीक वैसे ही कपड़े आ जाते हैं जैसे सुनैनी ने पहने थे। तभी भानु और राजवीर वहां आ जाते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसको जिंदा ही जला देते हैं। साक्षी को फिर से एहसास होता है कि यह सब एक बस भ्रम था, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सपने क्यों आ रहे हैं। साक्षी अपने दुपट्टे पर कोयले से उस जगह का मैप बनाने लगती है जिससे कि यह क्लियर हो सके कि वह कहां तक गई है और कौन सा रास्ता बंद है। अब मैप के हिसाब से वह हर रास्ते में जाकर बाहर की ओर जाने का रास्ता खोजने लग जाती है, लेकिन उसे सब रास्ते बंद ही मिलते हैं। तो वहीं बीच खेत में थककर सो जाती है। अब अगली सुबह जब वह उठती है तो उसे बहुत भूख लगती है, तो वह भागकर रसोई की तरफ जाती है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है, पर वहाँ कुछ नहीं था। वह फैसला करती है कि अब जो कुछ यहाँ मुझे दिख रहा है वो उससे भागेगी नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेगी। उसे फिर से सुनैनी और वह 3 बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो खेल रहे थे। बच्चे सुनैनी से वही सवाल कर रहे होते हैं कि आपके पेट में छोटी बच्ची है ना, और छोटी बच्ची कैसी दिखती है। हम देखते हैं कि सुनैनी प्रेग्नेंट थी। वहाँ पर भानु और सुनैनी का पति योगेश आ जाता है और उसे डंडे से मारने के लिए दौड़ पड़ता है। साक्षी उसके पीछे खेतों में जाती है तो देखती है कि योगेश सुनैनी को डंडे से मार रहा था। वो 3 बच्चे सुनैनी से बहुत प्यार करते थे और वह उसको बचाने के लिए उसके हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं ताकि वह योगेश से खुद को बचा सके। योगेश उसे इसलिए मार रहा था क्योंकि लड़की जन्म लेने वाली थी और सुनैनी के चाकू दिखाने पर वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बुरी तरह से उसे मारने लगता है। बच्चे योगेश को रोकने के लिए उसके पैर पकड़ने लग जाते हैं। योगेश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा उसी चाकू पर जा गिरता है। उसकी मौत हो जाती है। भानु वहाँ पर आ जाती है और उस पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने अपने पति को ही मार डाला और वह राजवीर और कजला को बुलाने लग जाती है। अब साक्षी को एक और दृश्य दिखाई पड़ता है कि रानी चाकू से अपना पेट काट रही है और वह अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रही, बल्कि सुनैनी ऐसा करवा रही है। और राजवीर की बाकी जितनी बीवियां रहीं सबके साथ ऐसा ही हुआ था। अब सुनैनी साक्षी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे चाकू पकड़ाती है, लेकिन साक्षी उससे कहती है कि वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी और उसे कुछ भी नहीं होने देगी। इसके बाद साक्षी को फिर से एक दृश्य नजर आता है कि उस कमरे में आग लग गई है जहाँ पर भूतिया चीजें हो रही थी, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी अचानक से उसका पेट काला पड़ने लग जाता है जैसे कि कोई जला रहा हो, और फिर उसे दर्द भी होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास में एक छोटी सी बच्ची लेटी होती है जैसे अभी ही पैदा हुई हो। तभी वहाँ पर वह 3 बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे और उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। साक्षी को जब होश आता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो जो बच्ची थी वो उसी की थी और अब वह गायब है, तो वह उसे ढूंढने निकल जाती है। बच्ची को वह ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंच जाती है तो वह देखती है कि राजवीर उसकी बच्ची को कुएं में फेंक रहा होता है। साक्षी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भानु उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसमें साक्षी ही सुनैनी के रूप में थी। सुनैनी साक्षी को अपनी जगह रखकर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे दिखा रही थी। वहाँ एक तांत्रिक भी मौजूद होता है और वहाँ एक तरह की कोई रस्म निभाई जा रही होती है जिसमें कि वो लोग बच्ची की बलि दे रहे होते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। साक्षी चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था और राजवीर बच्ची को कुएं में फेंक देता है। साक्षी दौड़कर कुएं में जाकर देखती है तो उसे कुआं पूरी बच्चियों से भरा दिखाई पड़ता है। साक्षी को उसी लोरी की आवाज सुनाई पड़ने लग जाती है जो रेडियो में बजा करती थी। साक्षी उस आवाज के पीछे पीछे जाती है तो उसे वही 3 बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि उसके सामने चाकू लेकर खड़े होते हैं और साक्षी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। तभी वहाँ पर सुनैनी एक डरावने रूप में आ जाती है और साक्षी को चाकू लेकर खुद ही अपना पेट काटकर अपने बच्चे को मारने के लिए मजबूर करने लग जाती है।
सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि साक्षी शांति से घर के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी और वहाँ पर अब भानु, हेमंत और कजला आ जाते हैं। साक्षी को वहाँ रहते हुए 3 दिन बीत गए थे, तो जिस चीज के लिए भानु और कजला ने उसे रोक रखा था वह काम अब पूरा हो गया था, तो उन्होंने हेमंत को छोड़ दिया था। हेमंत साक्षी से कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए, लेकिन साक्षी कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वह पूरा सच पता करना चाहती थी। अब सीन फिर से उसी जगह पर शिफ्ट होता है जब सुनैनी साक्षी को अपना पेट काटने के लिए मजबूर कर रही थी। साक्षी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं इन 3 दिनों में वो सारा दर्द महसूस कर चुकी हूँ। मैं तुम्हारा सच इन खेतों के बाहर ले जा सकूं। मैं उस हर माँ के लिए आवाज उठाऊंगी जिनके साथ यह अन्याय हुआ है, और यह मेरा तुमसे वादा है। उसकी बातें सुनकर सुनैनी रुक जाती है और साक्षी को जाने देती है। भानु, कजला और उसके बेटे राजवीर ने सुनैनी को जिंदा जला डाला था क्योंकि योगेश की मौत हो गई थी, लेकिन उसको सुनैनी ने नहीं मारा था, बल्कि वो एक हादसा था। सुनैनी जलने के बाद भी जिंदा थी और इन लोगों ने उसे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उसी हालत में उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वहाँ पर तब भी उसे देखने कोई नहीं आया, लेकिन वो 3 बच्चे वहाँ पर आए। भानु का परिवार चाहता था कि उनके घर में सिर्फ लड़के ही पैदा हो। जब भी लड़की होती थी तो एक प्रथा के चलते उसकी बलि दे देते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। जो कुछ भी भानु ने साक्षी को सुनैनी के बारे में बताया था, जब सुनैनी की बच्ची को राजवीर ने कुएं में फेंक दिया था तो सुनैनी बच्ची को बचाने के लिए कुएं में कूद गई थी और उसे बचाने के चक्कर में भानु के 3 बच्चे भी कूद गए थे। इसी तरह सभी की मौत हो गई थी और अब सुनैनी और उन 3 बच्चों की आत्मा भटकती आ रही थी। सुनैनी ने जिस परिवार की बहू को भी अपनी कहानी बताई थी, उनके घिनौने काम की जानकारी गाँव से बाहर न जाए, इसलिए वो खुद उनको मार डालते थे। और एक वजह यह भी थी कि पेट काटने के बाद वो मां नहीं बन सकती थी, इसलिए भी वो उन्हें मार देते थे। उन्होंने रानी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसने खुद से ही बोलना छोड़ दिया था, तो उसे नौकरानी बनाकर रखे हुए थे। यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है कि हेमंत ही भानु देवी का बेटा राजवीर है और उसने ही यह सब प्लान किया था ताकि वह साक्षी को यहाँ पर ला सके और वो लोग जो अब तक करते आ रहे थे उस काम को कर सके। यह बात पता चलते ही हेमंत यानी राजवीर साक्षी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साक्षी हिम्मत दिखाते हुए उसके गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि वह बच्ची को जन्म देगी और उस पर तेरी परछाई भी नहीं पड़ने देगी। ये कहकर साक्षी वहां से जाने लगती है। तभी राजवीर उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन रानी में भी हिम्मत आ गई थी और जिस हथियार से वो लकड़ी काटती थी उससे राजवीर को काट देती है और भानु और कजला को भी मार देती है। साक्षी अब उसी जगह पर आ खड़ी होती है जहाँ से कई रास्ते जाते थे और उसे पता नहीं था कि कौन सा रास्ता बाहर जाता है। तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे आते हैं और मुस्कुराते हुए उसे सही रास्ता बता देते हैं। साक्षी जब जाने लगती है, रानी भी उसके साथ चली जाती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।